हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया की ढेर सारी लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं, सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी और वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था इतिहास के सबसे मजबूत दौर में पहुंच गई है। आरबीआई की ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 ने यह साफ किया है कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था, कर्ज प्रबंधन और आर्थिक विकास की दर पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी हो सकती है। आखिर क्या वजह है कि भारत इतनी चुनौतियों के बीच भी स्थिर बना हुआ है, और यह मजबूती क्या आगे आने वाले वर्षों में भी कायम रहेगी? और यूपीएससी के लिए यह जानकारी क्यों बेहद महत्वपूर्ण है, आज हम इसी रिपोर्ट पर गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप हर तथ्य, आंकड़े और नीतिगत संकेत को विस्तार से समझ सकें। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक मजबूती को प्रदर्शित करती है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक नीतियों के दबाव के बावजूद भारतीय वित्तीय प्रणाली ने भी अपनी स्थिरता को और लचीलेपन को बनाए रखा है, और यह इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का जिस्ट है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज टॉपिक आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ही है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती को दर्शाती है। तो आज हम लोग किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य आर्थिक संकेतक और उसके विश्लेषणों को देखेंगे। उसके बाद वैश्विक संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, चुनौतियां और जोखिम क्या हैं। उसके साथ साथ मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के क्या मायने हैं और इसके क्या पहलू हैं। और सेशन के एंड में हम लोग अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ज़रूरी PDF और कोई भी डिस्कशन या डाउट आप करना चाहें, जानना चाहें, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख्य आर्थिक संकेतक क्या है? अगर हम मुख्य आर्थिक संकेतकों की बात करें तो भारत की जीडीपी की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2024-25 में 6.6% की विकास दर का अनुमान एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत बेहतर है, और यह विकास दर की पृष्ठभूमि में, इस विकास दर की पृष्ठभूमि में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जरूर अपनी नज़र रखना चाहेंगे, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही व्यापक संरचनात्मक सुधार देखने को मिले हैं। संरचनात्मक सुधार देखने को मिले हैं, और ये संरचनात्मक सुधार अर्थव्यवस्था के हर एक एरिया में देखने को मिले हैं, और मुख्यतः डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जैसी योजनाएं जो थीं, उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरी खास बात हमारी जीडीपी के तथ्यों को देखने पर जो नज़र आती है वो यह है कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वह उपभोग आधारित विकास पर केंद्रित हो रही है। उपभोग आधारित विकास हमारी विकास का धुरी बना हुआ है। उपभोक्ता मार्केट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और इसके साथ साथ घरेलू मांग में वृद्धि हो रही है, और मध्यम वर्गीय उपभोग पैटर्न में काफ़ी सुधार देखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो निवेश की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार हुआ है, चाहे वो सरकारी निवेश हो या निजी निवेश। दोनों निवेश बहुत ही बेहतर संरचनात्मक ढंग से बेहतर बढ़ रहे हैं। तो निवेश भी बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रहा है, निवेश की गुणवत्ता बहुत बेहतर हुई है। बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता इसका दूसरा प्रमुख बिंदु है। अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता को देखें तो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारी जीडीपी और इस रिपोर्ट से निकल करके आता है कि बैंकों की एनपीए में व्यापक स्तर पर कमी आई है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, आप जानते हैं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी हुआ करती थी, और जबकि ये अब देखे जा रहा है कि इसमें बहुत लगातार सुधार हो रहा है और एनपीए में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बैंकिंग प्रणाली के सुधार का ये सबसे अच्छा इंडिकेटर भी हो सकता है। अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए जो है, जो खराब ऋण है, 2025 में 2.3% हो गया है। ये जो हमारा ग्रॉस एनपीए है 2.3% हो गया है, और ये अब तक के इतिहास का, पूरे बैंकिंग इतिहास का भारत के सबसे कम एनपीए है। इसके साथ साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी भारत का सुधरा है और बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप देखी जा रही है। बैंकों में मैनेजमेंट सुधार, रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्रों में सुधार, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब क्षेत्रों में बेहतर सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को देखें तो आप में सकारात्मकता और बेहतर रिजल्ट बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि वैश्विक संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व विकास की जो मुख्य बैंकिंग वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें निरंतर भारत का योगदान बढ़ रहा है और यह स्थिति निम्न कारकों से हो रही है। पहला, भारत व्यापक जनसांख्यिकी लाभांश को देख रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है और भारत में श्रम शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और ये युवा जनसंख्या एक बहुत प्रोडक्टिव वे में अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही है। इसके साथ साथ तकनीकी प्रगति की बात करें तो डिजिटल इकोसिस्टम भारत में बहुत मजबूत हुआ है और भारत में फिनटेक क्रांति ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। और इसके साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में भी भारत की प्रगति, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेक इन इंडिया, इन सब का प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है और ये पूरे विश्व में भारत इन 3 महत्वपूर्ण एरियाज में नोटिस किया जा रहा है। अब भारत के संदर्भ में आगे क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां और जोखिम हो सकते हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी सिनेरियो होने के बाद कौन से वे चैलेंजेस हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आकर खड़े हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्हें एड्रेस करना ही होगा। पहला है वैश्विक मुद्रास्फीति। जैसे कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव लगातार पड़ रहा है और आप अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की दर काफ़ी तेज है और इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों में बहुत तनावपूर्ण मार्ग हैं, बहुत तनावपूर्ण स्थितियां हैं। अगर आप देखें तो पूरा सप्लाई चेन ब्लॉकेज है, रशिया यूक्रेन वॉर हो, ईरान इजराइल वॉर हो, इन सब के कारण चीज़ों की आपूर्तियां बाधित हो रही हैं और साथ ही साथ जो टैरिफ आदि के प्रयास चल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी जो वैश्विक व्यापार है उस पर बहुत नकारात्मक असर डाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन एग्रीकल्चर से लेकर हर तरह के प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपेबिलिटी, सब पर बहुत निगेटिव असर डाल रहा है और आर्थिक गतिविधियों पर जो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहे हैं वो हमारी फ्यूचर की बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी मार्क आउट किया है कि भारत में मुख्यतः जिन चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान देना है वो है पर्सनल लोन यानी कि जो व्यक्तिगत ऋण होते हैं, लोगों का क्रेडिट कार्ड खर्च करने का जो पैटर्न है, क्रेडिट कार्ड से जो लोग खर्च कर रहे हैं और वो ज़्यादातर डिफॉल्ट भी कर रहे हैं, तो यह भी एक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी चीज़ हो सकती है। और माइक्रो फाइनेंस में जो वृद्धि है, ये 3 बड़े जोखिम इस रिपोर्ट में मार्क आउट किए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस, ये 3 बड़े रिस्क आरबीआई ने मार्क आउट किए हैं और इसके साथ साथ जो एनबीएफसी सेक्टर है उसमें भी आरबीआई ने कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डिफॉल्ट होने का खतरा है। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि किस प्रकार से हमें मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को मेंटेन करना है। तो अगर हमें मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को मेंटेन करना है तो हमें आरबीआई की रणनीति को समझना होगा। आरबीआई की रणनीतियों में सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, आरबीआई मुद्रास्फीति की दर 4% से अंदर ही रखना चाहता है, यानी कि टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट 4% से कम रखने का लक्ष्य आरबीआई ने रखा है। इसके साथ साथ आरबीआई ब्याज दरों के माध्यम से भी रेगुलेट करता है, जिसमें अगर आप देखें तो रेपो रेट में लंबे समय तक स्थिरता के बाद बहुत थोड़ा थोड़ा करके उसे कम किया गया और मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, उसको मैनेज किया जा रहा है।
इसके साथ साथ माइक्रो प्रूडेंशियल उपाय भी किए हैं आरबीआई ने, जैसे कि सिस्टमेटिक रिस्क को कम करने के लिए नियामक ढांचों में सुधार किया है। तो आरबीआई की रणनीति मुद्रास्फीति, ब्याज दर और माइक्रो प्रूडेंशियल जो उपाय हैं उन सब के साथ मिलकर के काम करने की है। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा हमें चीज़ स्थायित्व देगा और ग्रोथ देगा वो वित्तीय समावेशन है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए, और अगर आप पिछले वीडियोस में मुझे देख रहे होंगे इकोनॉमी के सेगमेंट में, तो आपको पता चल गया होगा कि वित्तीय समावेशन और उसको लेकर के सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कितने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और ये लगातार आर्थिकी के विषय में आपको न्यूज़ में दिख रहा है। आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में इससे रिलेटेड, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड किसी न किसी पहलू पर प्रश्न जरूर पूछा जाता रहा है। तो वित्तीय समावेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फोकस किस पर किया जा रहा है? डिजिटल भुगतान पर किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान और बेहतर किए जा रहे हैं, जैसे यूपीआई और डिजिटल वॉलेट जो है उसका व्यापक प्रसार किया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ भी बहुत सारे काम हैं जो किए जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत प्रगति है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा चीज़ है जो बीमा पेनेट्रेशन है। सरकार का अगला फोकस जो सबसे ज़्यादा पर चल रहा है वो बीमा पेनेट्रेशन पर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को बीमा कवरेज में लाया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी वित्तीय स्थिरता को और बेहतर करेंगी, और इन पर आरबीआई की रणनीति के साथ साथ अगर वित्तीय समावेशन में बेहतर काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि आरबीआई की जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है 2024 की, वह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को दिखाती है, हमारी बेहतरीन बुनियादी संरचना को दर्शाती है। और इसके साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां लगातार वित्तीय फ्रंट पर आपको चुनौतियां मिल रही हैं, भारत उस दौर में भी अपनी विकास गाथा जारी रखे हुए है। यह स्थिति न केवल नीति निर्माताओं के लिए बल्कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और भविष्य की संभावनाओं को समझने में आपकी हेल्प करेगी। भारतीय वित्तीय प्रणाली की यह स्थिरता और लचीलापन आने वाले समय में विश्व अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आप देख रहे हैं कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो निश्चित तौर पर हमारी भूमिकाएं और भी क्रिटिकल होंगी और भी इम्पॉर्टेंट होंगी। तो ये पूरी जानकारी थी इस रिपोर्ट के बारे में, जिसके अलग अलग पहलुओं को हमने कवर किया। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं एक साथ ही चीज़ें बता देता हूँ। जो बच्चे इस साल, अगले साल या उसके अगले साल यूपीएससी देना चाह रहे हैं, यानी कि 2025 में, 2026 में, 2027 में या 2028 में, उन सारे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे 2026 में देना चाह रहे हैं वे 27 वाले, 28 वाले, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उनको कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, सब्जेक्ट्स डिसाइड करने में समस्या आ रही है, या अपनी पढ़ाई का पैटर्न बनाने में समस्या आ रही है, उसको सही से शेड्यूल करने में समस्या आ रही है, तो हम आपको 3 बेहतरीन बैच बता रहे हैं अलग अलग वर्ष के बच्चों के लिए। जो बच्चे 2026 में देना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में अलग अलग चलेगा। 7 जुलाई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इसकी बहुत न्यूनतम फीस है 9,999 रुपीज़। और ये फीस आपको तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, पीके लाइव कोड का। इसी प्रकार से जो बच्चे 2027 में देना चाह रहे हैं उनको 29,999 पे पड़ेगी। सेम बात है कि आपको पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो लोग 2028 के लिए, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म में देने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म बैच है, और इस बैच में फ़ीस रखी गई है 39,999, और ये फ़ीस आपको पड़ेगी जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे पीके लाइव का। तो सोचिए मत, विचार मत करिए, लेट मत करिए, टाइम से ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से स्ट्रीमलाइन कीजिए। स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोर, सब कुछ आपको स्टडी आईक्यू से मिलेगा। और आप जानते हैं स्टडी आईक्यू अपने मटेरियल्स के लिए, अपने टेस्ट के लिए और फैकल्टीज़ के लिए जाना जाता है। तो क्लास की शेड्यूलिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होती।
आपके टेस्ट रेगुलर होते हैं, आपको मेंटोर दिया जाता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स की तरह समझ के सॉल्व करता है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स रेजिडेंशियल, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आप जब भी हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिर्फ एक चीज़ जो बहुत गंभीरता से याद रखना है कि आप हम लोगों के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, और सबसे सस्ती फीस अगर स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको PK लाइव कोड इस्तेमाल करके ज़रूर मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं आज के उस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर जिसकी हम लोग हमेशा लास्ट में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2024-25 में 6.6% की GDP विकास दर का अनुमान किया गया है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर निष्पादित संपत्तियों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय वित्तीय प्रणाली को स्थिर और लचीला बताया गया है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है, केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2, 3, यानी कि सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और इसके साथ साथ अगर आपको किसी टॉपिक में समझने में कोई दिक्कत हो रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके साथ आने वाली किसी भी समस्या या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सके। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।